रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ये जो इलेक्शन के मामलात हैं, चाहे पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाने का मामला हो, चाहे मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात 1 तारीख को कराने का मामला हो, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये तमाम मामला ट्रैक 2 की पॉलिसी पे चल निकले हैं। और जो हमें नज़र आ रहा है, जो आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन पसे पर्दा पे नाज़रीन बहुत कुछ चल रहा है जो अवाम की नज़रों से ऊंझल है। आज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पुरस्कार शख्सियत की आमद हुई है। वो शख्सियत कौन थे, सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए थे, सुप्रीम कोर्ट में वो क्या करके गए हैं, ये सारी तफसीलात अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं, ख़ास तौर पे जो आज जिस तरीके से अचानक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब का जो बेंच था, वो बेंच डीलिस्ट कर दिया गया, और इस बेंच के डीलिस्ट होने की खबर जिस तरीके से मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे हाईलाइट की गई, तो इससे भी बहुत जो है वो चीज़ें निकालने की कोशिश की गई, खरीदने की कोशिश की गई। तो चीफ जस्टिस का कल का जो बेंच है 27 अप्रैल का नाज़रीन, वो भी डीलिस्ट कर दिया गया है। यानी जो आम मुकदमात की चीफ जस्टिस ने समाअत करनी थी कल 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, क्योंकि 11 बजे अदालती समाअत में वक्फा कर दिया जाता है, और फिर 11:30 बजे जो इलेक्शन का मुकदमा है कि 1 तारीख को इलेक्शन करवाने हैं। और आप नाज़रीन को मालूम है कि इस केस की जो पहली समाअत हुई थी सरदार काशिफ खान की दरख्वास्त के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों को नोटिस किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों से कहा था कि 27 अप्रैल तक जो है कोई आप डेवलपमेंट करके, कोई पेशरफ्त करके पॉजिटिव जो है वो अदालत के सामने रखें। तो कल की आखिरी तारीख है, डेडलाइन भी है, जो 21 अरब के फ़ंड जारी करने हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब जो हैं इस केस की तो समाअत करेंगे कि मुल्क में 1 तारीख को इलेक्शन करवाने के हवाले से, पंजाब में इंतखाबात के लिए फ़ंड जारी करने के हवाले से, लेकिन बाकी के जो मुकदमात हैं वो डीलिस्ट कर दिए गए हैं, और चीफ जस्टिस जो हैं वो चैम्बर जो है वो वर्क करेंगे और सिर्फ इसी केस की समाअत करेंगे इलेक्शन के हवाले से। और ये भी नाज़रीन, जो मैंने अपनी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग की है, ये दूसरी मरतबा मैंने ऐसा एक मौका देखा है। इससे पहले माजी में 2018 में जब नवाज शरीफ को, मरीम नवाज़ को और कैप्टन सफदर को जो है वो एवन फील्ड के मुकदमे में सज़ाएँ सुनाई गई थी नैब के रेफरेंस में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी ज़मानतें हुई थी, और उन ज़मानतों के फ़ैसलों को नैब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था। उन दिनों जब वो दरख्वास्त नवाज शरीफ की, मरीम नवाज़ की, कैप्टन सफदर की ज़मानत की मनसूखी के लिए नैब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर हुई, तो हमारे जो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे साकिब निसार साहब, वो भी अचानक अलील हो गए। उन्हें दिल का जो आर्ज़ा था वो लाहक हुआ, और वो यहाँ पे जो हॉस्पिटल है जो शहबाज शरीफ ने बनवाया था, RIC पता नहीं क्या इस तरह से कोई नाम है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वहाँ पे चले गए। वहाँ पे जाकर उन्होंने स्टेंट डलवाया। लेकिन जो मुकदमा था ये नवाज शरीफ की, मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की ज़मानत मनसूखी का, वो स्टेंट डलवाने के बावजूद भी चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने आके सुना। बाकी सारा रोस्टर जो है वो डीलिस्ट कर दिया गया था, तमाम मुकदमात को डीलिस्ट कर दिया गया था, लेकिन ये जो पर्टिकुलर मुकदमा था ज़मानत कैंसिलेशन का, ये साकिब निसार साहब ने आके सुना। और ना सिर्फ इस मुकदमे को सुना, बल्कि इस केस में जो नून लीग हमेशा शिकवा करती है, शरीफ खानदान शिकवा करते हैं कि हमें साकिब निसार ने कोई रिलीफ नहीं दिया, तो नैब की ये जो दरख्वास्तें थी ज़मानत मनसूखी की, इसमें गालिबन बेंच में आसिफ सईद खोसा साहब भी थे, एक और जज साहब भी थे, उनका मुझे नाम नहीं मालूम, तो ये नैब की अपीलें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। मरीम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी की, नवाज शरीफ की ज़मानत मनसूखी की और कैप्टन सफदर की ज़मानत मनसूखी की अपीलें अदालत ने खारिज कर दी थी। लेकिन वो भी चूँकि एक बुनियादी मफाद आमा का मामला था, अवामी दिलचस्पी का मामला था, चीफ साहब जो हैं वो हॉस्पिटल से बराह रास्त डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आए और इस केस की समाअत उन्होंने आके की और फैसला भी सादर किया। तो कल भी ये कहा मुकदमा है इलेक्शन के हवाले से, तो चीफ जस्टिस ने भी, बंदयाल साहब ने भी तमाम जो रोस्टर है, केसेस हैं, मुलतवी कर दिए हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस की वो समाअत करेंगे। लेकिन कल की कार्रवाई में क्या होगा और कौन सी पुरस्कार शख्सियत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंची है, इसकी डिटेल पे आने से पहले आज जो हुकूमत ने हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमात का इजलास बुलाया गया था, उस इजलास में नाज़रीन ये फैसला किया गया है कि जो हथौड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि अदालती जो हथौड़ा है उसके नीचे, यानी वो हथौड़ा अदालती हमारी कनपटी पे रख के अगर कोई मुज़ाकरात के ऊपर करके कोई इलेक्शन की तारीख़ लेनी है, तो ये तो तारीख़ हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातों ने फैसला किया कि हम तारीख़ नहीं देने वाले। और बात ये सामने आई है कि मुल्क भर में इलेक्शन 1 तारीख को कराना है या सूबाई असम्बलियों का अलहदा, कौमी असम्बली का अलहदा करवाना है, ये फ़ैसला जो है, ये अदालती जो हथौड़ा है वो कन पट्टी पे रख के ये फ़ैसला हमसे नहीं करवाया जा सकता। ये फ़ैसला जो है हम तमाम सियासी जमातें करेंगे। और दूसरा, इसमें ये जो तौहीन अदालत की बात की जाती है कि शहबाज शरीफ साहब को तौहीन अदालत की कार्रवाई फेस करना पड़ सकती है, साकिब निसार साहब की मुतनाज़ा ऑडियो भी सामने आई
और उसमें ख्वाजा तारिक रहीम साहब को जो है वो एडवाइस भी किया गया। तो ये जो दरख्वास्त अगर आती है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई इनिशिएट करने का भी कह दिया है। आज जो फवाद चौधरी साहब ने दरख्वास्त दायर की है कि जो निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी और जो KPK के निगरान वज़ीर आला हैं आज़म खान, उन्हें उनके ओहदों से हटाया जाए, उन्हें अपने ऑफिस छोड़ने का कहा जाए और KPK और पंजाब के जो मामलात हैं अदालत की निगरानी में चलवाए जाएँ। उस दरख्वास्त में नाज़रीन एक नुकता फवाद चौधरी साहब ने यह भी उठाया है कि ये जो अदालती हुक्मनामा है, अदालत का फैसला है कि फ़ंड जारी नहीं किया जा रहा है और जो आइन की प्रोविजन है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, इसकी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वायलेशन कर रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये वायलेशन करके आइन की खिलाफ वर्जी के शहबाज शरीफ साहब मुर्तकब हुए हैं, तो क्या ये आर्टिकल 5 और 6 के तहत जो है वो लायबल नहीं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको प्रोसिक्यूट किया जाए। अभी आर्टिकल जो 5 है ये आइन के साथ जो है वो वफादारी का आर्टिकल है कि तमाम जो शहरी हैं वो आइन के साथ वफादारी रखेंगे, आइन के ताबेदार रहेंगे, आइन को मानेंगे, एक एक आर्टिकल को मानेंगे। तो एक तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी की, और आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो आर्टिकल 6 में लिखे गए हैं कि आपको गद्दारी का संगीन आइन शिकनी के केस का सामना करना पड़ेगा। तो ये फवाद चौधरी साहब ने अपनी इस पिटीशन में ये मामला भी उठा दिया है। तो अब जो तौहीन अदालत का मामला है वो दरख्वास्त आती है नहीं आती, लेकिन ये आप नाज़रीन को बता दें कि हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातें और इट्सेल्फ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब ये फैसला कर चुके हैं कि वो हर किस्म के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि मामला तो अब पार्लियामेंट के अंदर है, कौमी असम्बली ने फैसला अपना पैसे देने हैं और इस फैसले का कौमी असम्बली के इस फैसले का एहतराम किया जाए। लेकिन अगर कंटेम्प्ट की कार्रवाई इनिशिएट की गई तो हर किस्म के नताइज भुगतने के लिए तमाम इत्तेहादी जमातें बशमूल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो फैसला कर चुके हैं कि हर किस्म के कॉन्सिक्वेंस को हम फेस करेंगे और देखेंगे कि कितने वज़ीर आज़म की जो है वो बलि लगाई जाती है इस मामले के ऊपर, जब पार्लियामेंट ये फैसला कर चुके हैं कि 21 अरब के फ़ंड जो है हमने जारी नहीं करने। अच्छा, ये जो आइन शिकनी का इसमें जिक्र आया तो एक आइन शिकनी के और ख़बर मेरे जहन में आ गई। कल जो ये जो मुतनाज़ कार्डियो आई साकिब निसार साहब की, उस पर साकिब निसार साहब का मौक़िफ़ भी सामने आया। हमने कल वो मौक़िफ़ भी अपने वीलॉग में बताया। तो वो जो मौक़िफ़ था साकिब निसार साहब का कि मैंने कोई कश्मीर का सौदा नहीं किया, मैंने कुछ और नहीं किया, मेरे साथ मैंने एक कंसल्टेंसी दी है, मुफ्त मुशावरत में देता हूँ। तो उस पर परवेज़ रशीद साहब साबिक़ जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात रहे हैं उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। और रद्द-ए-अमल नाज़रीन परवेज़ रशीद साहब का ये है कि साकिब निसार साहब का जुर्म ये है, परवेज़ रशीद साहब ये कहते हैं कि उनका जुर्म धरती को फ़रोख्त करने के जुर्म से कम नहीं, ये परवेज़ रशीद साहब कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि साकिब निसार ने जुडिशल इंजीनियरिंग के हरबों से आइन और कानून का कत्ल किया है। और फिर आखिरी वो बात कहते हैं कि दरअसल ये सब कुछ करके साकिब निसार का जो हलफ था, ओथ था, उस हलफ से साकिब निसार ने गद्दारी भी की है। तो अगर PTI शहबाज शरीफ पे कह रही है कि आर्टिकल 5 और 6 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं, तो नून लीग के रहनुमा परवेज़ रशीद ये कह रहे हैं कि साकिब निसार साहब ने जो कुछ किया अपने दौरे हुकूमत में, दौरे चीफ जस्टिस में, वो उन्होंने आइन और कानून का ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि अपने जो हलफ है उसकी खिलाफ वर्जी भी की, उससे भी उन्होंने गद्दारी की है। तो इससे आप नाज़रीन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क में जो मामलात हैं ये किस नहज पे पहुँच चुके हैं, टेम्परेचर जो है वो इस वक्त जो है किस लेवल के ऊपर पहुँचा हुआ है। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपना मौक़िफ़ दे दिया और उन्होंने कहा कि फ़ैसला जो है वो 4-3 का है, 2-3 का नहीं है। और हम बार बार आप नाज़रीन को बता रहे हैं कि हुकूमत जो कुछ कर रही है वो इसी बुनियाद के ऊपर कर रही है कि फ़ैसला 4-3 का है, 3 रुकनी बेंच का हम फैसला नहीं मानते और सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के फैसले का एहतराम करना चाहिए। लेकिन बहरहाल मामला जैसे मैंने कहा कि हुकूमत फ़ैसला कर चुकी है कि तमाम चीज़ों को फेस करेंगे, तमाम नताइज को फेस करेंगे। अब एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें नाज़रीन। इफ्तिखार गुमन साहब, इमरान खान साहब के जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे, जो पिछले कुछ दिनों से लापता थे, आज उन्हें लाहौर की अदालत में पेश किया गया और लाहौर की अदालत ने उनकी 1 लाख के मुचलकों के एवज़ जो ज़मानत है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और इसके बाद नाज़रीन जो हमारी प्राइम न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट में किस पुरस्कार शख्सियत की आमद हुई, उस पर आने से पहले इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ एक और ख़बर भी है नाज़रीन। वो ख़बर है नाज़रीन टिकटों की तकसीम के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर अपनी टिकटों की तकसीम में गलतियों का एतराफ़ कर लिया है। यानी 21 ऐसे अशख़ास थे जिन्हें टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किए थे, लेकिन अब उनसे टिकट वापस लेकर जो है दूसरे उम्मीदवारों को जो है टिकट दे दिए गए हैं। लेकिन जिन लोगों को टिकट दिए गए हैं, यानी जिनके टिकट चेंज हुए हैं, उसमें 3 बड़ी अहम ख़बरें हैं। और वो 3 बड़ी अहम ख़बरें, उसमें पंजाब के वज़ीर आला से मुतल्लिक़ भी ख़बर है कि मुमकिना तौर पर पंजाब में अगर इलेक्शन हुआ तो मुमकिना तौर पर पंजाब में PTI का निगरान वज़ीर आला के जो कैंडिडेट हैं उसमें एक और कैंडिडेट का इजाफा हो सकता है। वो कैंडिडेट कौन है उस पर फिर अगले व्लॉग में डिटेल के साथ हम बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट में पुरस्कार शख्सियत की आमद हुई,
ये आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से, इसमें कितने मराहल आए। सबसे पहले तो गुलाम महमूद डोगर वाला केस आपको याद होगा, जिसमें इजाज़ुल एहसन साहब और जस्टिस मज़ारी नकवी साहब ने सिफारिश की कि इस केस का सोमोटो लिया जाए। चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंजाल साहब ने सोमोटो नोटिस लिया, 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया, और फिर इस 9 रुकनी बेंच में जो हुआ, आपने देखा कि एक एक करके वो बेंच सुकड़ता गया, और फिर वो बेंच जो है वो बाकी बचा आके 5 रुकनी बेंच के ऊपर। और उसी बेंच से फिर एक इशू भी क्रिएट हुआ, जो हुकूमत कहती है कि फैसला 4-3 का है, फैसला 3-2 का नहीं, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं, क्योंकि उसमें मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंदू खेल साहब, जैसे अथर मिनल्ला साहब, जैसे याया अफरीदी साहब ने जो नोट लिखे, वो उन नोट के ऊपर जो है हुकूमत ज़्यादा इन्हिसार कर रही है। लेकिन बंदियाल साहब का ये कहना है, बंदियाल साहब के साथ जो इजाज़ुल एहसन साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये इट्सेल्फ एक सेल्फ प्रोक्लेम एक दावा है उन 4 जजेस का कि फ़ैसला 4-3 का है, लेकिन फ़ैसला 3-2 का है, क्योंकि चीफ साहब ने बेंच जो है दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया था। एक तो प्रोसेस ये आया, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि पंजाब और KPK में इलेक्शन करवाया जाए। लेकिन फिर 22 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने उस डेट को चेंज कर दिया, 30 अप्रैल की, उसको 8 अक्टूबर के साथ चेंज कर दिया। और फिर इलेक्शन कमीशन का वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा से आया। तहरीक इंसाफ एक नई दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, और उस दरख्वास्त पे सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को एक हुक्म सादर किया, और वो भी 5 रुकनी बेंच बना था, वो भी सुकड़ के फिर 3 रुकनी बेंच बन गया था। वो भी आप नाज़रीन जानते हैं कि इस केस में भी ये मराहल आए थे कि पहले अमीनुद्दीन खान साहब बेंच से अलग हो गए, फिर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब भी बेंच से अलग हो गए, बाकी 3 रुकनी बेंच बना। 3 रुकनी बेंच ने 4 अप्रैल को हुक्म दे दिया कि 14 मई को पंजाब के इंतखाबात की पोलिंग करवाई जाए। लेकिन उसके बाद भी और भी मराहल आए, यानी 10 अप्रैल को 21 अरब के फ़ंड जारी होने थे, 10 अप्रैल को जारी नहीं हुए। 17 अप्रैल की डेडलाइन दी गई, 17 अप्रैल को 10 अरब के फ़ंड 21 अरब के फ़ंड जारी नहीं हुए, और फिर 27 अप्रैल की डेडलाइन दी गई, और 27 अप्रैल को भी हुकूमत का 21 अरब के फ़ंड जारी करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि हुकूमत ये कह रही है कि अब ये मामला कौमी असम्बली के अंदर है, कौमी असम्बली फैसला करेगी कि इलेक्शन के हवाले से हमने फ़ंड्स देने हैं या फ़ंड्स नहीं देने। लेकिन इसी दौरान नाज़रीन हम ये देखते हैं कि मामला जब एक बंद गली में गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस नज़र आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी खबर जो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर ब्रेक की कि चीफ जस्टिस और बेंच के जो 3 जज साहबान हैं, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, वो उनको ब्रीफिंग दी जाती है DG ISI और DG MO की तरफ से, यानी मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ से। और उस ब्रीफिंग के बाद फिर एक दरख्वास्त अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में आती है कि मुल्क में 1 तारीख को इलेक्शन करवाया जाए। वो जो 1 तारीख को इलेक्शन करवाने की दरख्वास्त है, उस पर नोटिस किए गए, और कल की आखिरी डेडलाइन है 27 अप्रैल की। अब उस 27 अप्रैल की डेडलाइन के ऊपर कि मुज़ाकरात की किसी एक डेट के ऊपर इत्तफाक़ राय होता है, इत्तफाक़ राय नहीं होता, कतई नज़र इस बहस के कि अगर इत्तफाक़ राय नहीं होता तो एक ट्रैक 2 भी निकाला गया है। और ट्रैक 2 नाज़रीन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अब और भी दरख्वास्तें आना शुरू हो गई हैं। और वो दरख्वास्तें क्या हैं, इस दरख्वास्त पे आने से पहले एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें, जो कि इसी खबर के साथ जुड़ी है, जिसका यहाँ पे जिक्र करना ज़रूरी है। परवेज़ खटक साहब की अहलिया का इंतकाल हो गया। मुस्लिम लीग नवाज़ के 2 रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और या सादिक साहब जो हैं, वो परवेज़ खटक साहब का जो डिफेंस लाहौर का घर है, वहाँ पे जाते हैं उनके अहलिया के इंतकाल पे ताज़ियत करने के लिए। वहाँ पे परवेज़ इलाही साहब भी मौजूद होते हैं। परवेज़ इलाही का मुसाफ़ा होता है, परवेज़ इलाही या सादिक के साथ गले मिलते हैं, और उसमें नून लीग के रहनुमा परवेज़ इलाही के साथ सरगोशियाँ भी करते हैं। बड़े अच्छे माहौल में वहाँ पे वो बातचीत, उनकी मुलाकात होती है। और उस कल के इस डेवलपमेंट में जो परवेज़ खटक साहब के घर पे हुई कि नून लीग के 2 रहनुमा पहुँचे, या सादिक साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, वहाँ पे परवेज़ इलाही साहब भी मौजूद थे। उसमें इस बात पे भी जो है वो इजहार ख्याल किया गया, ये जो क्राइसिस है ये इस तरीके से भी ख़त्म हो सकता है कि अगर पंजाब और KPK की असम्बलियाँ बहाल हो जाएँ तो ये क्राइसिस भी हल हो सकता है, और मुल्क में 1 तारीख को इलेक्शन करवाने का एक और रास्ता भी निकल सकता है। तो ये खबर मैंने आपको इसलिए बताई कि आज सरदार हुसैन साहब हैं, वकील हैं, नामवर वकील हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के, वो एक पटिशन लेके आए नासिर महमूद चौधरी नामी एक पिंडी के शहरी की, जो कि वेस्टर्ज में रहते हैं, जिनकी अपनी एक जमात भी है पाकिस्तान अवामी लीग। अभी रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ है। अचानक से इनकी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आती है, और एक दिन के बाद आती है जब परवेज़ इलाही के साथ नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात होती है, और इसमें यह भी जिक्र होता है कि अगर असम्बलियाँ बहाल हो जाएँ तो ये सारा बहरान, सारा क्राइसिस ख़त्म हो सकता है। तो उसके 24 घंटों के अंदर ये दरख्वास्त आती है, और इस दरख्वास्त में नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, इस दरख्वास्त में नून लीग को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मौलाना फजल रहमान की जमात को, इमरान खान साहब को, इलेक्शन कमीशन को, गवर्नर्स KPK और पंजाब को, सेक्रेटरीज असम्बलीज़ को, यानी कौमी असम्बली के सेक्रेटरी, KP असम्बली के सेक्रेटरी और पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी,
और वज़ारत ख़ज़ाना को फ़रीक बनाया गया, वफाक को फ़रीक बनाया गया है। अब इस दरख्वास्त में कहा क्या गया है? इस दरख्वास्त में कहा यह गया है कि इमरान खान साहब ने एतराफ़ कर लिया है कि जो पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील की गई, वो जो आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा, उनकी हदायत के ऊपर, उनकी राय के ऊपर, उनके एडवाइस के ऊपर तहलील करने का फ़ैसला किया गया। अब एक केस ये बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये असम्बली तहलील करने का तो अख्तियार तो वज़ीर आला का होता है, तो वज़ीर आला ने तो अपना अख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वज़ीर आला पे दबाव डाला गया, वज़ीर आला को हरासा किया गया, दोनों सूबों के महमूद खान को और परवेज़ इलाही साहब को, और इमरान खान जो कि पंजाब असम्बली के रुकन नहीं थे, वज़ीर आला नहीं थे पंजाब के, KPK के KP असम्बली के मेंबर नहीं थे, और जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त आर्मी चीफ थे, उनका भी असम्बलियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। गो के असम्बलियाँ दोनों उनकी रिटायरमेंट के बाद तहलील हुई, लेकिन जब मशवरा दिया गया उस वक्त जनरल बाजवा जो हैं वो आर्मी चीफ हुआ करते थे, उनका भी पंजाब असम्बली और KP असम्बली के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। तो केस ये बनाया गया है कि ये तो अख्तियारात से तजावुज़ किया गया है, गैर मुतल्लका अनजान लोगों के कहने के ऊपर असम्बली को तहलील किया गया है, तो ये तो असम्बली की गैर कानूनी गैर आइनी तहलील है, तो लिहाजा दोनों असम्बलियों को बहाल किया जाए। लेकिन अगर असम्बलियाँ बहाल नहीं होती तो इस सूरत में अदालत को एक और वे आउट दिया गया है कि अगर उसके बावजूद प्री मैच्योर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पंजाब और KPK के इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो ये जो 21 अरब हैं ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से लिए जाएँ, जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर दोनों असम्बलियों को तहलील करवाया, तो बजाय इसके कि पब्लिक का पैसा खर्च हो, ये पैसा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से रिकवर किया जाए, उनसे डिपॉजिट करवाया जाए, फिर दोनों सूबों में इलेक्शन करवाया जाए। तो ये एक डेवलपमेंट हुई है कि अचानक से एक शख्स आते हैं और आके सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके चले जाते हैं, और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि यह दरख्वास्त जल्द टेकअप भी हो सकती है। लेकिन जैसे ये दरख्वास्त टेकअप होगी, कोई बेंच बनेगा, उसकी तफसीलात फिर अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक जो खबर पिछले वीलॉग में आपके साथ हमने प्रॉमिस किया कि वो शेयर करेंगे कि ये सारी गेम क्या चल रही है, प्लानिंग क्या चल रही है, कि कौन क्या सोच के बैठा है, कौन क्या प्लानिंग करके बैठा है, क्या कौमी असम्बली तहलील होगी, और अगर तहलील होगी किस तारीख को होगी, इलेक्शन किस तारीख को होगा, और पर्टिकुलर डेट क्या होगी, कौन चीफ जस्टिस होगा, ये भी खबर हमारे पास है। ये खबर प्लानिंग के हवाले से है, कौन क्या सोच रहा है, इस खबर की तफसीलात भी आपके साथ हम जल्द शेयर करेंगे। हो सकता है अगले वीलॉग में शेयर करते हैं। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।